हेलो फ्रेंड्स, आज एक और बिज़नेस का एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं ये एक दूसरी कंपनी है जो कि प्लाईवुड से रिलेटेड काम करती है, प्लाईवुड और लैमिनेट से रिलेटेड काम करती है। कंपनी का नाम है रुशिल डेकोर। कंपनी का नाम है रुशिल डेकोर और ये कंपनी जो है 1993 से स्टार्ट हुई थी, रुशिल डेकोर नाम से। ये बेसिकली लैमिनेट शीट प्रोडक्शन करते हैं और एक आता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, उसको प्रोडक्ट वो एक इनका प्रोडक्ट है। साथ ही साथ प्री लैमिनेट्स भी बनाते हैं, एमडीएफ बोर्ड बनाते हैं, पॉली विनाइल, माने एक जो मिक्स्ड मिक्स्ड वो होता है, कई सारी चीज़ों को मिलाकर एक मिक्सचर टाइप का तैयार किया जाता है, उस तरीके के भी बोर्ड बनाते हैं। कई जगहों पे इनको जो इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स भी आते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं। बेसिकली जो रुशिल डेकोर है वो थ्री स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, जिसका कि काम है बेसिकली एमडीएफ बोर्ड बनाना। एमडीएफ क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा सा मैं अब आपको एक कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि होता क्या है, यूजुअली वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। तो जैसे कि रुशिल डेकोर लिमिटेड को हम आरडीएल बुलाएंगे, तो रुशिल डेकोर लिमिटेड आरडीएल कंपनी जो है। आरडीएल जो कंपनी है वो जो मीडियम डेंसिटी फाइबर है, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है एमडीएफ। एमडीएफ जो है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड भी बनाते हैं, प्लाईवुड भी बनाते हैं। इनके करीब करीब 1200 एसक्यूज़ हैं और 600 डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अलग अलग डिज़ाइंस के सामान बेचते हैं। करीब करीब 4400 रिटेलर्स और डीलर्स हैं इनके। और बेसिकली इनके 3 यूनिट हैं लैमिनेट बनाने के, तो जिसमें कि सब मिलाकर करीब 3.49 मिलियन शीट्स बनाते हैं ये, जो कि लैमिनेट्स की होती हैं। अब लैमिनेट्स कहाँ इस्तेमाल होता है उसको समझाने के लिए आपको सरल भाषा में, जैसे होम फर्नीचर होता है, कैबिनेट होता है, आपने देखा होगा बेड का कैबिनेट, बहुत सारे लोग कैबिनेट डोर टाइप बनाते हैं, डेस्कटॉप बनाते हैं, बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर रखने का एक टेबल होता है अलग, उस तरीक़े का हुआ। वार्डरोब हुआ, उसके बाद वॉल पैनल हुआ। एक वॉल में पैनल लगा दिया जाता है पूरा एक स्ट्रक्चर टाइप का, कि माने जो स्पेस भी ज़्यादा ना ले और सामान भी हम वहाँ एक सुव्यवस्थित करके रख सकें। बेसिकली एक इसको ये कह सकते हैं कि जैसे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होती जाती है तो लोग ऐसी चीज़ों को सुविधाजनक बनाते हैं। होता ये है कि अब आप जानते ही हैं, लोगों के घर छोटे होते जा रहे हैं, दिन पर दिन सब फ्लैट सिस्टम रहने लग गए, तो सबका प्रयास ये होता है कि सब अपना अपना पूरे सब चीज़ें घर में जो भी हैं वो सारी सुव्यवस्थित रहें। तो ये सारी चीज़ों में इस तरीके की कंपनियां जो हैं वो ऐसे ही, मैंने इसको कह सकते हैं, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर चुकी हैं। तो बेसिकली कमर्शियल फर्नीचर्स बनाते हैं। इनके एमडीएफ जो है उसमें इनके 2 यूनिट हैं, जिसमें से ये करीब करीब 3,30,000 लाख पीसेस बनाते हैं पूरे साल भर में। ये बेसिकली रेसिडेंशियल और कमर्शियल जो फर्नीचर्स होते हैं। अब आज आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। अब इस देश में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपने ऑफिसेज़ नहीं खोलती। जैसे गूगल आएगा इंडिया में काम करने, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए वो भाड़े में एक कोई जगह ले लेंगे, वहाँ ऑफिस में उनको, अगर उनके 40 एम्प्लॉई हैं, 100 एम्प्लॉई हैं, उनके बैठने की एक जगह, एक फ्लोर डेजिग्नेट हो जाएगा, उस फ्लोर में वो रहेंगे। तो वहाँ का जो इंटीरियर और वहाँ की जो ज़रूरतें होती हैं गूगल की, वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। तो बेसिकली होता यही है कि इसमें जो वॉल्यूम का गेम है वो जो बढ़िया खेलता है, जो डीलर्स और जो रिटेलर्स होते हैं, जो ऐसी जगहों को माने चिन्हित करते हैं और वहाँ से सेल लाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में तो इस्तेमाल यही लैमिनेट्स और प्लाईवुड ही होता है बेसिकली। इस तरीके का अब चलन शुरू हो गया है इंडिया में। वर्किंग स्पेसेस है, वीक में 3 दिन एक कंपनी उस स्पेस को यूज़ कर रही है और 4 दिन कोई दूसरी कंपनी यूज़ कर रही है, किसी ने 2 दिन यूज़ किया, तो उस पूरी जगह का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है और किसी को पूरी जगह भी नहीं खरीदनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं। माने पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है काम करने का। फिर डिपेंड करता है, एसेट लाइट मॉडल हो जाता है कंपनी के लिए भी, जो कंपनी बड़ी काम कर रही है। तो बेसिकली रेसिडेंशियल कमर्शियल फर्नीचर बनाते हैं और
इनका जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सीएनसी रूटिंग करते हैं। जैसे बहुत सारी जगहों में कुछ सिविल वर्क है या फिर कोई मान लीजिए फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ा एक आप देखेंगे तारों का एक पूरा हुजूम लगा हुआ है, अब सब चीज़ों के तार हैं, अब उसका क्या किया जाए, वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसको कवर करने का एक पूरा एक सिस्टम ये लोग कर लेते हैं कि इसके पीछे इसको छिपा दिया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे इनको ऑर्डर्स मिलते हैं और मैंने इसके लिए ये प्लाईवुड और एमडीएफ को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये चीज़ें बनाकर बेचते हैं एट रिटेल हाउसेस। ये खुद काम नहीं करते हैं, इनका ऑपरेशनल लेवल काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस किस इंडस्ट्री में बेसिकली कहाँ कहाँ ये चीज़ें लगती हैं, जिससे कि आपको सेंस बने कि मैंने क्या 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 काम कर रही है कंपनी एक्चुअल में। तो बेसिकली पार्टीशन डोर्स, अब जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में ही है, एक छोटे से स्पेस में अगर 4 लोगों को बैठने की जगह बनानी है तो उसको पार्टीशन कैसे कर दिया जाए और सबका अपना अपना एक सेक्शन अलग हो जाए काम करने में। तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। इनका ब्रांड है वीर बोल के, आपने देखा होगा VIR, वीर इनका ब्रांड है। MDF, PVC और स्टूडियो, ये 4 इनके ब्रांड है जिसके अंतर्गत ये अपने इस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। बेसिकली ये एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का इनका मार्केट अच्छा है और इनका प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में सेल करें। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इवन गल्फ, मिडिल ईस्ट और रेस्ट ऑफ एशिया, पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ये सारे वो देश हैं जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली। तो कंपनी ने अभी फ़ंड रेज़ किया था कुछ दिन पहले, 122 करोड़ का फ़ंड रेज़ था इनका, जिसमें कि ये 90 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते थे। एक जम्बो लैमिनेट फैक्ट्री ये बनाना चाहते थे गांधीनगर में, उसका भी मैं अपडेट अभी आपको थोड़ी देर बाद इस वीडियो में दूंगा। बेसिकली वो एक जम्बो लैमिनेट फैक्ट्री बनाने के लिए इन्होंने पैसा उठाया था, करीब 90 करोड़ उसके लिए इन्होंने किया था। वो शायद फैक्ट्री इनकी शुरू हो चुकी है, मैं आपको उसका अपडेट अभी फर्दर देता हूँ वीडियो में। वर्किंग कैपिटल के लिए 10 करोड़ रुपए लिए थे इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो भी इनके और भी रेसिडुअल जो काम और ज़रूरतों के काम है उसके लिए 10 करोड़ रुपए इन्होंने लिया था। बेसिकली जो इनकी अगर सेल को आप देखें तो फिनेंशियल ईयर जो इन्होंने पोस्ट कर रखा है, पुराना एक डेटा दे रखा है कंपनी ने, तो फिनेंशियल ईयर 24 में जो है इनका जो लैमिनेट्स का सेल था वो करीब 29,08,388 शीट्स का था, जिसका पर शीट का दाम 653 रुपये करके पर शीट पड़ता था। तो ये इनकी सेल्स थी फिनेंशियल ईयर 24। MDF में ये करीब 2,60,380 पीसेज इन्होंने बेचे थे MDF के, और इसका रेट जो होता है वो बेसिकली एक साइज़ के अनुसार होता है, तो वो करीब 24,225 रुपये CBM पकड़ते हैं। CBM मेरे ख्याल से क्यूबिक ब्रॉड शायद कुछ ऐसा है इनका टर्म, कि मैंने पूरा वो जो कितना बड़ा उनका बोर्ड हुआ उसका एक साइज़ वो पकड़ के उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग पकड़ते हैं। रेवेन्यू को अगर देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लैमिनेट्स का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट में 66% है, माने एक्सपोर्ट 66% करते हैं। तो और जो इनका डोमेस्टिक का सेल है वो करीब 34% है, माने अगर 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं तो 66 रुपये का सामान बाहर बेच रहे हैं और 34 रुपये का देश में बेच रहे हैं। MDF में ये चीज़ पूरा रेशियो इनका उल्टा है, एक्सपोर्ट 19 है, 19 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 81 रुपये का डोमेस्टिक में सेल कर रहे हैं। बेसिकली ये है कंपनी का काम। और इसके बाद ये एक जो है मैंने बताया कि एक डेकोरेटिव जंबो फैक्ट्री खोलना चाहते थे लैमिनेट की, गुजरात में गांधीनगर में इन्होंने ये फैक्ट्री बनाई है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी का जो कॉन कॉल हुआ था, तो कंपनी के कॉन कॉल में कंपनी ने ये बताया कि इस साल उनकी एक जो फैक्ट्री है अप्रैल में, बड़ा ही मैंने अब इसको आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे इंस्टेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी का जो है रिज़ल्ट और कंपनी का जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है बेसिकली। तो कंपनी का जो है अप्रैल महीने में एक आंध्रा में इनकी चिकमंगलूर में एक फैक्ट्री थी जिसमें कि आग लग गई थी। आग लग जाने की वजह से क्या हुआ था, इनका प्रोडक्शन वहाँ से फॉल्ट आउट हो गया। अब आप ये देखेंगे कि वहाँ का जो इनका प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट 99% कैपेसिटी पे चल रहा था, माने उस फैक्ट्री के बिना ये काम ही नहीं कर सकते थे। और उस फैक्ट्री का अगर सेल
माने अगर 40, 42, 43 दिन के लिए बंद हो जाए 3 महीने के क्वार्टर में, माने 90 में से 50% डेज़ तो ऐसे ही बंद हो गया। और इनको एक शटडाउन पीरियड भी होता है इनका 7-8 दिन का, जिसके बीच में ये अपना मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ ये कि इनका जो है ओवरऑल इनका जो है सेल पूरा चला गया इस क्वार्टर का, Q1 का। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था जिसको कंपनी ने अपने मैनेजमेंट ने अपनी माने जब वो रिज़ल्ट को पोस्ट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने इसको पोस्ट भी किया और इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी इसमें। तो बेसिकली इसमें हुआ ये है कि इनका जो 42-43 दिन का सेल गया, साथ ही साथ ऑपरेशनली जो शटडाउन रखा है 7-8 दिन का, तो उसकी वजह से भी सेल गया है। तो ऑपरेशनल शटडाउन क्यों करना पड़ता है उसका भी मैं रीज़निंग आपको बता दूं, क्योंकि मैं कंपनी को काफ़ी लंबे वक्त से ट्रैक कर रहा हूँ। तो कंपनी का ये कहना है कि ये जो मशीनें ये इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो गुड्स निकलते हैं या बनकर तैयार होता है, उसकी क्वालिटी में जो है वो कमी आने लगती है। तो इसलिए ये शटडाउन करके उसको फिर से रिवैम्प करना, मशीन को फिर से रीस्ट्रक्चरिंग करना और फिर से सब कुछ सही करके फिर से चालू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जो क्वालिटी में वो कोई समझौता नहीं करना चाहते बेसिकली। क्वालिटी, माल की क्वालिटी में जो प्रोडक्ट उनका फिनिश्ड गुड्स होता है, जो भी वो बनाकर MDF या लैमिनेट्स बनाकर बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी में कमी आती है। इसलिए ये जो इनको ये करना पड़ता है शटडाउन, ये इनको पीरियोडिकली करना पड़ता है। उसका कारण ये है कि वो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये एक चीज़ थी। तो बहरहाल जो इनकी गांधीनगर की फैक्ट्री थी, उसका ऑपरेशन इनका Q1 में शुरू हो गया था, इन्होंने कहा। और इनको 1-2 बड़े ऑर्डर भी बाहर से मिले हैं जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए Q1 में। उन्होंने बताया कि हम कुछ वेटिंग कर रहे थे, कुछ उनको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत थी एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करने के लिए। तो वो उनका ये कहना था Q1 में जो है हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। और इनका जो ये जंबो लैमिनेट है, इसमें बेसिकली ये है कि बड़े साइज़ के ये लैमिनेट्स बना रहे हैं, जो कि विदेशों में डायरेक्ट सप्लाई ये करेंगे गांधीनगर से। आप ये भी जानते हैं कि वो पोर्ट से बहुत ही नज़दीकली कनेक्टेड है। तो स्ट्रेटजिकली प्लेस किया गया है इस कंपनी को वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाने का कारण यही था कि वहाँ से एक्सपोर्ट मार्केट को ये कैटर करना चाहते हैं बेसिकली। इनका ये कहना था कि जो इसका फर्स्ट फेज़ था वो कंप्लीट शुरू हो चुका है Q1 में, और Q2 में अक्टूबर 2025 में फ़ेज़ 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो इनका एक्सपेक्टेशन है कि 50% तक कैपेसिटी तक ये जा सकेंगे वहाँ, और इनका प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज होगा, इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। अब कंपनी से जो पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपका इस साल का रिज़ल्ट कैसे हुआ, तो कंपनी का ये बताना था कि हमारा जो इस साल का रिज़ल्ट है, हमारा जो सेल है वो पिछले साल इसी क्वार्टर में 224 करोड़ था, और इस बार 177 करोड़ है बिकॉज ऑफ द इवेंट। ये जो डिसरप्शन हुआ, जो आग लग गई इनकी चिटमंगलुरु फैक्ट्री में, और इसकी वजह से कंपनी ने पिछले साल इस क्वार्टर में 12 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन इस बार उनका जो है करीब 14 करोड़ का लॉस है। 14 करोड़ के लॉस में उनका रेवेन्यू लॉस भी है, बेसिकली करेंसी लॉस भी है, करेंसी लॉस जो है वो 5.7 करोड़ का है। सेल गिर गई है उनकी पिछले साल इसी क्वार्टर से 22% की। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ये सारा डिसरप्शन अप्रैल और मई की शुरुआत में हुआ था, और इस क्वार्टर के लास्ट में जब उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, तो उनका कहना था कि मोटा मोटी जो उनका प्रोडक्शन का लेवल है वो ठीक अपने ऑप्टिमल लेवल पे आ रहा है। धीरे धीरे वो उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो एक वन ऑफ इवेंट था, उनका कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ है, और कंपनी ने इसका इंश्योरेंस भी करा रखा था, तो वो भी वो क्लेम कर रहे हैं। बेसिकली उनका जो प्रॉफिट का नुकसान होगा उसको भी वो क्लेम करेंगे। अब जो भी उसको मिले तो वो पैट में दिखेगा आगे चल के। तो बेसिकली इनका ये कहना था। इन्होंने इनसे बहुत अच्छा एक सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपका मार्जिन क्या है और आप आगे बिज़नेस को कैसे देख रहे हैं, बिकॉज़ ऐसा इवेंट हो गया है, तो अब आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इनका ये कहना है कि हमने जो पहले बता रखा था कि हमारा जो एवरेज मार्जिन होता है, तो इनका लैमिनेट में करीब 8 से 10% का मार्जिन होता है। 8 से 10% का मार्जिन होता है एट द एबिटा लेवल, इनका मार्जिन होता है। इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 12 से 13% का एबिटा ये पूरे साल में करेंगे, लेकिन ये फायर का इवेंट हो जाने के बाद इन्होंने ये कहा है कि अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 12 से 13% का हम एबिटा जनरेट कर पाएंगे इस साल में। तो इन्होंने उस गाइडेंस को थोड़ा सा कम किया है।
और करीब करीब 11 से 12% का गाइडेंस लेकर चल रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगले आने वाले 3 क्वार्टर में हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और 11 से 12% का हमारा EBITDA मार्जिन पे ग्रोथ मार्जिन मिलेगा हमको। और इनका ये जो जम्बो लैमिनेट का ये काम कर रहे हैं, इस पे इनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। जम्बो लैमिनेट का जो मार्जिन है वो 14 से 16% के आसपास है। कंपनी एक समय में 15 से 18% का मार्जिन मेंटेन करती थी, तो कंपनी यही कह रही है कि अभी हम उतनी दूर तक नहीं देख रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम 15 से 16% तक पहुँचे, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे उसको वापस 18 तक ले जाने की। तो अभी तो कंपनी का जो गाइडेंस है मार्जिन को लेकर वो यही है कि करंट ईयर में 11 से 12% का EBITDA लेवल पे मार्जिन देख रहे हैं वो। अगले साल इसको बढ़ाकर 13-14% करने की कोशिश करेंगे और मेरी उम्मीद यही है कि जैसा कि उन्होंने अभी उसके आगे का नहीं बताया, लेकिन संभवतः और ये लग रहा है कि उसके बाद अगले 1 से 2 साल में इसको 15 से 16% पे, जो कि उनका गाइडेंस है, उस पर वो ले जाएंगे। तो टारगेट सेल जो अगर आप देखें, इनका टारगेट सेल इस साल का है 1000 करोड़ का, कि इस साल ये 1000 करोड़ की सेल करेंगे। तो अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अगर 10-12% का भी मार्जिन क्रिएट कर ले जाते हैं या EBITDA लेवल पे भी है, अगर प्रॉफिट लेवल पे भी कुछ आता है तो ठीक ठाक मार्जिन बनेगा। और अगले साल माने इस साल का 1000 करोड़ का और इसके अगले साल का करीब 1150 से 1200 करोड़ का सेल के इनकी उम्मीद है। तो बेसिकली मेरा जो इस बिज़नेस को लेकर मैंने जो देखा, मैं इसमें मैं ये भी डिस्क्लोज़र दूंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ पहले से, तो कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखें कि कंपनी किस तरफ जा रही है, बेसिकली कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, कंपनी का गाइडेंस और कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है। कंपनी ये कह रही है कि अब हम सिर्फ लैमिनेट और MDF पे नहीं जा रहे हैं, अब हमारा कोशिश ये है कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स पे हम इसको जाएं। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वो इस तरीके का अब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके की कर रहे हैं, इस तरीके की बनाकर भेजेंगे कि उसकी वैल्यू इनको एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा मिलेगी। तो ये कंपनी का एक अंडरस्टैंडिंग है। कंपनी से एक बार ये भी पूछा गया था, शायद मेरे ख्याल से इस क्वार्टर की, इसके पहले वाले क्वार्टर पर टैरिफ वाली लेकर बात हो रही थी। तो कंपनी का ये कहना था कि देखिए टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना है। बिकॉज़ आप ये समझें कि अगर हमारे जैसे एशियन मार्केट से सारी चीज़ों की सप्लाई यहाँ से, थाईलैंड से, वियतनाम से, सिंगापुर से ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है बेसिकली इस तरीके के प्रोडक्ट्स। बिकॉज़ यहाँ ये प्रोडक्ट्स जिस कॉस्ट पे या जिस लेवल पे बनाए जाते हैं, विदेशों में ये कॉस्ट का लेवल मेंटेन करना संभव ही नहीं है, वहाँ इसकी कॉस्टिंग बहुत ऊपर जाएगी। तो बेसिकली जो बाहर के एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने देश में ऐसी चीज़ें इसीलिए इंडिया या इस तरीके के एशियन मार्केट से लेते हैं, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि यहाँ उनकी जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो सही रहेगी। तो बेसिकली इन कंपनियों पर उतना प्रेशर मैं नहीं देखता हूँ। आगे इनका ग्रोथ का गाइडेंस है, ऊपर जाएगा फिगरेटिवली। तो ये इनका एक गाइडेंस था, इनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी। तो आई होप आपको पसंद आएगा मेरा ये वीडियो, और अगर काइंडली लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपसे। थैंक यू सो मच।